आज हम पुनः उपस्थित हैं पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की चर्चाओं के साथ। तो आइए आज हम इसी कड़ी में पाठ्यक्रम के अर्थ एवं परिभाषा को जानने एवं समझने के बाद पाठ्यक्रम की आवश्यकता से संबंधित बातों पर चर्चा प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष साधनों का उपयोग किया जाता है और पाठ्यक्रम जो है इन्हीं साधनों में से आता है। पाठ्यक्रम ऐसा साधन है जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपने लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं और पाठ्यक्रम के माध्यम से ही बालकों को उनके समय का सही सदुपयोग एवं ज्ञानार्जन के लिए सजग बनाया जाता है और साथ ही साथ शिक्षक को भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पाठ्यक्रम की सहायता महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त होती है। इस तरह हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम जो है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की आधार होती है। पाठ्यक्रम के अभाव में न तो शिक्षण का कार्य हो सकता है और न ही उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, यानी शिक्षक भी सफल नहीं हो सकते और न ही शिक्षार्थी सफल हो सकते। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रक्रिया में पाठ्यक्रम केंद्र बिंदु का कार्य करता है, जिसके चारों तरफ शिक्षक और शिक्षार्थी अपने अपने उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए घूमते रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। पाठ्यक्रम के द्वारा ही किसी विद्यालय का कार्य जो है संगठित रूप से संपन्न हो सकता है। तो हम पाठ्यक्रम के महत्व को हम पाठ्यक्रम द्वारा संपादित कार्यों के माध्यम से ही समझ सकते हैं कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता महत्व क्या है। तो आइए इस क्रम में हम बारी बारी से बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। प्रत्येक अवधारणा का निर्माण कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। उद्देश्यों के अभाव में न तो कोई भी प्रक्रिया सही मार्ग पर जा सकती है और यही बात शिक्षण प्रक्रिया के संबंध में भी सच साबित होती है। बिना उद्देश्यों के चलने वाली शिक्षण प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार हो सकती है जैसे बिना पतवार का नाव। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में पाठ्यक्रम ही सहायता करता है। यह एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तथा उपयुक्त पाठ्यक्रम के अभाव में हम शिक्षा के उद्देश्यों को कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं और इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है शिक्षण सामग्री के निर्धारण में सहायक। तो अब हम देखते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय सारणी की आवश्यकता होती है। इन समय सारणी में कई विषयों के समूह का निर्धारण किया हुआ रहता है। तो एक छात्र और एक शिक्षक जब तक विद्यालय में किन किन पाठ्य वस्तुओं को पढ़ाना है, किन किन पाठ्य सामग्रियों की आवश्यकता है, इससे अनभिज्ञ रहेंगे तो विद्यालय व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। तो समय सारणी के माध्यम से आज शिक्षक को क्या पढ़ाना है और विद्यार्थियों को क्या पढ़ना है, सही सही ज्ञान हो पाता है। तो ये विषय वस्तु और समय सारणी का निर्धारण
पाठ्यक्रम के माध्यम से ही होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण सामग्री के निर्धारण में भी पाठ्यक्रम सहायक होता है। तीसरा और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है शिक्षण विधियों के निर्माण में सहायक। तो हम देखते हैं कि सफल शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक को उचित शिक्षण विधियों का ज्ञान हो और यह ज्ञान शिक्षक को पाठ्यक्रम ही प्रदान करवाता है। तो पाठ्यक्रम ही विभिन्न कक्षाओं के लिए कौन कौन से विषय चाहिए यह निर्धारण करता है और किन किन विषयों को किन किन विधियों से कक्षाओं में पढ़ाना चाहिए यह पाठ्यक्रम ही इसका निर्धारण करवाता है। अगर उचित शिक्षण विधियों का ज्ञान न हो तो शिक्षक और छात्र दोनों ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे और उनका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वह अधूरा रह जाएगा। तो एक शिक्षक जो है पाठ्यक्रम के आधार पर ही पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु का चुनाव करता है। किस पाठ्यगत विषय के लिए किस प्रकार की शिक्षण विधि अपनानी चाहिए ताकि शिक्षण अधिगम प्रभावी हो, शिक्षण का उद्देश्य जो है सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाए। जैसे अब मान लीजिए विज्ञान की कक्षा में साहित्य की विधियों को नहीं अपनाया जा सकता है, तो किस पाठ्य वस्तु के लिए, किस पाठ्य विषय के लिए, किस पाठ्य सामग्री के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है यह हमें पाठ्यक्रम के माध्यम से ही ज्ञात होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों के निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं में हम अगले चौथे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करेंगे, विषय सामग्री के विभाजन में सहायक। जी हाँ, पाठ्यक्रम ही विषय सामग्री का निर्धारण करता है कि किस स्तर के लिए कौन से पाठ्य वस्तु या पाठ्य विषय अधिक उपयुक्त हैं। साथ ही साथ इस बात का भी निर्धारण करता है कि वह विषय वस्तु अपने स्तरों हेतु कितना अनुकूल है। जैसे पाठ्यक्रम ही है कि हम छोटी कक्षाओं के लिए निर्धारण करते हैं कि रुचिकर एवं सरल पुस्तकें छोटे स्तरों पर, प्राइमरी स्तरों पर अच्छी होंगी। ठीक उसी प्रकार तर्कशील एवं ज्ञानवर्धक विषयों का चुनाव करते हैं हम माध्यमिक कक्षाओं के लिए, और उसी प्रकार हम गहनशील, चिंतनशील आदि प्रयोगात्मक अध्ययन क्रम का निर्धारण करते हैं उच्च कक्षाओं के लिए। तो ये सभी बातें जो है हम पाठ्यक्रम के माध्यम से ही निर्धारित करते हैं कि किस स्तर के लिए कौन सी विषय वस्तु उपयुक्त है, और इसका विभाजन हम पाठ्यक्रम के आधार पर ही करते हैं। विभिन्न स्तरों के अनुरूप विषय वस्तु का विभाजन वैज्ञानिक एवं उचित ढंग से पाठ्यक्रम ही कराता है। यानी हम कह सकते हैं कि विषय सामग्री के विभाजन में पाठ्यक्रम का अन्यतम योगदान है। नहीं तो अगर स्तर के अनुकूल विषयों का विभाजन न हुआ, पाठ्य सामग्रियों का विभाजन नहीं हुआ, तो शिक्षा अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकेगी, जिसमें शिक्षक भी असफल होंगे और छात्र भी असफल होंगे। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है कि चरित्र निर्माण में सहायक। जी हाँ, पाठ्यक्रम की अवधारणा है
जो अत्यंत व्यापक है। सिर्फ इसमें पाठ्य वस्तुओं का ही समावेश नहीं है, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की बातें ही सम्मिलित नहीं होती हैं। पाठ्यक्रम में पाठ्येतर बातें भी सम्मिलित होती हैं, जिसके अंतर्गत आती हैं खेल कूद, पर्व और त्योहारों का विद्यालयों में आयोजन कराया जाता है। इसके माध्यम से बच्चों में उच्च कोटि के चरित्र का निर्माण होता है। खेल कूद करने से बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास होते हैं। अब विद्यालयों में एनसीसी, स्काउटिंग आदि का भी आयोजन कराया जाता है, जिससे बच्चों में उच्च नागरिकता का विकास होता है। तो पाठ्यक्रम जो है बच्चों के चरित्र निर्माण में भी अत्यंत सहायक है। इसके माध्यम से ये अपने राष्ट्र को उन्नत एवं गौरवशाली बनाया जा सकता है। छठवां और महत्वपूर्ण बिंदु है कि व्यक्तित्व के विकास में सहायक। बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने में पाठ्यक्रम अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू होते हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक इत्यादि इत्यादि। तो पाठ्यक्रम विभिन्न खेल कूद की प्रवृत्तियों द्वारा शारीरिक मानसिक विकास करता है। विभिन्न विषयों के अध्ययन से बौद्धिक विकास होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से उनका नैतिक एवं आध्यात्मिक पहलू भी विकसित होता है। हम कई बार विद्यालयों में देखते हैं कि बच्चों को स्लम एरिया में ले जाया जाता है, गरीबों को वस्त्र वितरण करवाया जाता है, उन्हें भोजन दिलवाया जाता है। इससे क्या है, उनमें संवेदना आए, वे उनको देखें और सीखें कि एक भाग है, मानव जाति का वह एक भाग है जिसे उन्हें मूलभूत चीज़ें भी प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। उसके लिए उसके मन में भाव जगे और उस भाव के अनुसार, उस भाव से प्रवृत्त होकर समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए कुछ नेक करने को उत्सुक हो उठे। सातवां एवं महत्वपूर्ण बिंदु है अनुसंधान एवं आविष्कार में सहायक। जी हाँ, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं कि पाठ्यक्रम की अवधारणा अत्यंत व्यापक है और इसमें पाठ्येतर कार्यक्रम भी सम्मिलित किए जाते हैं। वर्तमान पाठ्यक्रम में बालक को केंद्र सरकार ने भावी जीवन की तैयारी के उद्देश्य से सभी आवश्यक कार्यक्रमों को संगठित किया है। यह जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करके उनके संतुलित विकास में सहायता करता है। पाठ्यक्रम उन अनुभवों, क्रियाओं तथा जीवन की उन परिस्थितियों का योग है जिसके माध्यम से बालक ज्ञान अर्जित करता है। बालक जो है उन अनुभवों को अपने जीवन में ग्रहण करता है और जब उच्च स्तर पर बालक पहुंचता है तो अनुसंधान एवं नई खोज के लिए विषय वस्तु, क्षमता एवं पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। यानी उन्हीं अनुभवों को आधार बनाकर ज्ञान जगत में नए नवीन ज्ञान की स्थापना करने में अपना अन्यतम जोर लगाता है। आठवां और महत्वपूर्ण बिंदु है दर्शन और शिक्षा की प्रवृत्तियों को दर्शाने में सहायक। तो भारत देश में अनेकों दर्शन प्रचलित हैं। अनेक दार्शनिक शिक्षक भी रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी, अरबिंदो,
रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण दार्शनिक विचार रखे। इन्होंने अपने विचारों द्वारा बालकों के लिए अपने दर्शन को आधार बनाते हुए पाठ्यक्रम की अवधारणा का निर्माण भी किया। इस प्रकार वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक, गुलामी से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक शिक्षा व्यवस्था विभिन्न परिवर्तनों से गुजरी है और उन सब की झलक हमें पाठ्यक्रम द्वारा ही मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा की विभिन्न प्रवृत्तियां जो हैं विभिन्न दार्शनिक बदलावों को, परिवर्तनों को दर्शाती है। यानी भारत में प्रचलित रहे बहुत सारी दार्शनिक विचारधाराएं, इन सभी का ज्ञान हम पाठ्यक्रम के माध्यम से ही करते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 9 एवं अंतिम, तत्कालिक घटनाओं के ज्ञान में सहायक। वर्तमान समय जो है औद्योगिकरण का है। विज्ञान और तकनीक अपने चरम पर है। दोनों के मध्य, कई देशों के मध्य जो है दूरियां घट रही है। समूचा विश्व जो है एक धरातल पर है और तकनीक और विज्ञान के तहत कई महत्वपूर्ण संबंध व समझौते हो रहे हैं। विकसित व विकासशील दोनों ही प्रकार के देश अपने आप को सक्षम बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में आज के युवक युवतियों के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि वर्तमान युग की तत्कालीन घटनाओं का पूर्ण व सटीक ज्ञान हो। तो इस तत्कालीन घटनाओं का सटीक ज्ञान हो तो पाठ्यक्रम ही वह माध्यम है जिसमें इन सभी घटनाओं को समावेशित करने का सूत्र होता है, जिसके आधार पर बालक जो है नवीन घटनाओं को, तात्कालिक घटनाओं को अपने ज्ञान के संग्रह में स्थान दे पाते हैं। सामाजिक व भौतिक वातावरण की समझ प्रदान करने के लिए अनेकों विषयों व पाठ्येतर क्रियाओं का सहारा लिया जाता है। देश विदेश की विभिन्न घटनाओं से अवगत कराया जाता है तथा पाठ्यक्रम के द्वारा ही उन्हें प्रत्येक भौतिक व सामाजिक परिस्थितियों से परिचित कराया जाता है ताकि बालक अपने आप को तेजी से बदलते हुए भौतिक परिवेश में ढाल सके तथा भावी जीवन के लिए तैयार होकर अपने देश समाज को सक्षम बना सके। यानी ज्ञान के क्षेत्र में हो रही तमाम नई खोजों को ग्रहण करें और ये विश्व के अन्य देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में उस ज्ञान को आधार बनाएं और यह कार्य पाठ्यक्रम के माध्यम से ही संभव है। तो हम इन 9 महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर भली भांति चर्चा प्रस्तुत की। इन तमाम बातों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पाठ्यक्रम अनेकों महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करता है। पाठ्यक्रम को संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में अपना एक विशेष पहचान है। ऊपर जितने भी कार्यों के बारे में हमने चर्चाएं प्रस्तुत की, इसके कारण इसकी उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है। अगर पाठ्यक्रम का सही निर्माण न हो, सही चुनाव ना हो, सही बनावट ना हो, तो इसके अभाव में शिक्षण की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से नहीं चल सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया असंभव है।
छठवां और महत्वपूर्ण बिंदु है कि व्यक्तित्व के विकास में सहायक। बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने में पाठ्यक्रम अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू होते हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक इत्यादि इत्यादि। तो पाठ्यक्रम विभिन्न खेल कूद की प्रवृत्तियों द्वारा शारीरिक मानसिक विकास करता है। विभिन्न विषयों के अध्ययन से बौद्धिक विकास होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से उनका नैतिक एवं आध्यात्मिक पहलू भी विकसित होता है। हम कई बार विद्यालयों में देखते हैं कि बच्चों को स्लम एरिया में ले जाया जाता है, गरीबों को वस्त्र वितरण करवाया जाता है, उन्हें भोजन दिलवाया जाता है। इससे क्या है, उनमें संवेदना आए, वे उनको देखें और सीखें कि एक भाग है, मानव जाति का वह एक भाग है जिसे उन्हें मूलभूत चीज़ें भी प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। उसके लिए उसके मन में भाव जगे और उस भाव के अनुसार, उस भाव से प्रवृत्त होकर समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए कुछ नेक करने को उत्सुक हो उठे। सातवां एवं महत्वपूर्ण बिंदु है अनुसंधान एवं आविष्कार में सहायक। जी हाँ, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं कि पाठ्यक्रम की अवधारणा अत्यंत व्यापक है और इसमें पाठ्येतर कार्यक्रम भी सम्मिलित किए जाते हैं। वर्तमान पाठ्यक्रम में बालक को केंद्र सरकार ने भावी जीवन की तैयारी के उद्देश्य से सभी आवश्यक कार्यक्रमों को संगठित किया है। यह जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करके उनके संतुलित विकास में सहायता करता है। पाठ्यक्रम उन अनुभवों, क्रियाओं तथा जीवन की उन परिस्थितियों का योग है जिसके माध्यम से बालक ज्ञान अर्जित करता है। बालक जो है उन अनुभवों को अपने जीवन में ग्रहण करता है और जब उच्च स्तर पर बालक पहुंचता है तो अनुसंधान एवं नई खोज के लिए विषय वस्तु, क्षमता एवं पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। यानी उन्हीं अनुभवों को आधार बनाकर ज्ञान जगत में नए नवीन ज्ञान की स्थापना करने में अपना अन्यतम जोर लगाता है। आठवां और महत्वपूर्ण बिंदु है दर्शन और शिक्षा की प्रवृत्तियों को दर्शाने में सहायक। तो भारत देश में अनेकों दर्शन प्रचलित हैं। अनेक दार्शनिक शिक्षक भी रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी, अरबिंदो, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण दार्शनिक विचार रखे। इन्होंने अपने विचारों द्वारा बालकों के लिए अपने दर्शन को आधार बनाते हुए पाठ्यक्रम की अवधारणा का निर्माण भी किया। इस प्रकार वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक, गुलामी से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक शिक्षा व्यवस्था विभिन्न परिवर्तनों से गुजरी है और उन सब की झलक हमें पाठ्यक्रम द्वारा ही मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा की विभिन्न प्रवृत्तियां जो हैं विभिन्न दार्शनिक बदलावों को, परिवर्तनों को दर्शाती है। यानी भारत में प्रचलित रहे बहुत सारी दार्शनिक विचारधाराएं, इन सभी का ज्ञान हम पाठ्यक्रम के माध्यम से ही करते हैं।
अगला महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 9 एवं अंतिम, तत्कालिक घटनाओं के ज्ञान में सहायक। वर्तमान समय जो है औद्योगिकरण का है। विज्ञान और तकनीक अपने चरम पर है। दोनों के मध्य, कई देशों के मध्य जो है दूरियां घट रही है। समूचा विश्व जो है एक धरातल पर है और तकनीक और विज्ञान के तहत कई महत्वपूर्ण संबंध व समझौते हो रहे हैं। विकसित व विकासशील दोनों ही प्रकार के देश अपने आप को सक्षम बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में आज के युवक युवतियों के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि वर्तमान युग की तत्कालीन घटनाओं का पूर्ण व सटीक ज्ञान हो। तो इस तत्कालीन घटनाओं का सटीक ज्ञान हो तो पाठ्यक्रम ही वह माध्यम है जिसमें इन सभी घटनाओं को समावेशित करने का सूत्र होता है, जिसके आधार पर बालक जो है नवीन घटनाओं को, तात्कालिक घटनाओं को अपने ज्ञान के संग्रह में स्थान दे पाते हैं। सामाजिक व भौतिक वातावरण की समझ प्रदान करने के लिए अनेकों विषयों व पाठ्येतर क्रियाओं का सहारा लिया जाता है। देश विदेश की विभिन्न घटनाओं से अवगत कराया जाता है तथा पाठ्यक्रम के द्वारा ही उन्हें प्रत्येक भौतिक व सामाजिक परिस्थितियों से परिचित कराया जाता है ताकि बालक अपने आप को तेजी से बदलते हुए भौतिक परिवेश में ढाल सके तथा भावी जीवन के लिए तैयार होकर अपने देश समाज को सक्षम बना सके। यानी ज्ञान के क्षेत्र में हो रही तमाम नई खोजों को ग्रहण करें और ये विश्व के अन्य देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में उस ज्ञान को आधार बनाए और यह कार्य पाठ्यक्रम के माध्यम से ही संभव है। तो हम इन 9 महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर भली भांति चर्चा प्रस्तुत की। इन तमाम बातों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पाठ्यक्रम अनेकों महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करता है। पाठ्यक्रम को संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में अपना एक विशेष पहचान है। ऊपर जितने भी कार्यों के बारे में हमने चर्चाएं प्रस्तुत की, इसके कारण इसकी उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है। अगर पाठ्यक्रम का सही निर्माण न हो, सही चुनाव ना हो, सही बनावट ना हो, तो इसके अभाव में शिक्षण की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से नहीं चल सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया असंभव है। इसी कड़ी हम अब आगे आते हैं कि पाठ्यक्रम का क्षेत्र क्या है। यानी हम पाठ्यक्रम के क्षेत्र पर बात करेंगे। तो अगर हम पाठ्यक्रम के इतिहास पर सरसरी निगाह डालते हैं तो स्पष्ट रूप से हमें ज्ञात हो जाता है कि प्रत्येक प्रकार का पाठ्यक्रम जो है अपने समाज द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है। जिस समाज का जैसा शैक्षिक उद्देश्य होता है उसी के अनुरूप उसका पाठ्यक्रम होता है। तो हम देखते हैं कि देश और काल की विभिन्नता के अनुसार वहाँ के पाठ्यक्रम में भी विभिन्नता पाई जाती है। अब उदाहरण के लिए हम देख लें तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा के उद्देश्य बालकों का नैतिक विकास करना था, पवित्रता व धार्मिकता का विकास करना था,
व्यक्तित्व का विकास करना था, सामाजिक कुशलता में वृद्धि करना था, संस्कृति का संरक्षण व विकास करना था तथा चित्त वृत्तियों का निरोध करना इत्यादि इत्यादि बातें सम्मिलित थीं। इस उद्देश्य के अनुसार ही तत्कालीन पाठ्यक्रम में वैदिक मंत्रों का उच्चारण व स्मरण, भाषा साहित्य व व्याकरण, पराविद्या मतलब आध्यात्मिक एवं लौकिक को प्रमुख स्थान दिया गया था। यानी आध्यात्मिक विद्या एवं लौकिक विद्या को ही प्रमुख स्थान प्राप्त था। बालकों को व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। साथ ही औषधि शास्त्र का भी ज्ञान दिया जाता था। शिक्षा आश्रमों व गुरुकुलों में दी जाती थी। जो वर्तमान समय में विद्यालय का कॉन्सेप्ट है वो प्राचीन काल में गुरु जी का आश्रम था, गुरुकुल था और सभी बालक इकट्ठे होकर वहीं शिक्षा ग्रहण करने का कार्य करते थे। इस प्रकार बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्यों की हम बात करते हैं तो बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य था चरित्र का निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास, बौद्ध धर्म का प्रचार तथा जीवन के लिए तैयार करना इत्यादि ये प्रमुख बातें थीं। और इन सब के अनुसार बालकों को बौद्ध धर्म शास्त्रों का अध्ययन, धर्म, दर्शन, आयुर्वेद, कला, शिल्प कला व सैनिक शिक्षा का अध्ययन कराया जाता था। छात्रों को मौन रहकर भिक्षाटन करना होता था। बालकों के शारीरिक विकास हेतु कुश्ती लड़ना, मुक्केबाजी करना, भूमि जोतना, तीर चलाना, तुरही बजाना व रथों का दौड़ आयोजन कराने का प्रावधान था। बौद्ध काल के पश्चात भारत पर लगभग 300 वर्ष तक मुगल कालीन शासन व्यवस्था बनी रही। उस समय इस्लाम धर्म व मुस्लिम संस्कृति के प्रसार, चरित्र निर्माण तथा सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति को शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में स्थान दिया गया है। और स्वाभाविक सी बात है कि जिस समाज के शिक्षा के जैसे उद्देश्य होंगे उस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्धारण होगा। तो मुगल कालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत पाठ्यक्रम में कुरान की आयतें, अरबी फारसी भाषाओं, व्याकरण व पत्र लेखन को प्रमुख स्थान प्राप्त था। साथ ही बालकों को हस्तकलाओं का ज्ञान, व्यवसायिक ज्ञान, चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान व सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। देखिए, व्यक्ति को स्वयं की सुरक्षा एवं परिवार एवं राष्ट्र की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इसलिए प्रत्येक काल में शिक्षा के साथ सैनिक शिक्षा अनिवार्य थी। तो जिस काल में जिस समाज का जैसा उद्देश्य रहा, पाठ्यक्रम का निर्धारण भी उसी प्रकार किया जाता रहा। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश काल तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में गठित अनेक आयोग के दौरान भी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए और इन उद्देश्यों के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किस किस प्रकार होता रहा, हम आगे बातचीत करेंगे। तो इन अंग्रेज़ों के काल या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल में भी विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का गठन हुआ। तो लेकिन पाठ्यक्रम का जो अवधारणा है वो व्यापक है और इसके कार्य क्षेत्र के जो सीमा है उसको, कार्य क्षेत्र के जो तरीके हैं उसको सीमाओं में बांधना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। फिर भी कुछ शिक्षा शास्त्री जो हैं पाठ्यक्रम हेतु अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। तो इसी के अंतर्गत आइए अब हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम का क्षेत्र क्या है। पाठ्यक्रम के क्षेत्र के संबंध में बात करते हुए हम पहले महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं,
जिसमें है बालकों के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण, यानी पाठ्यक्रम का क्षेत्र है बालक के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को निर्धारित करना। जिस प्रकार शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार पाठ्यक्रम बालकों के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण भी करता है तथा उन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए बालक को प्रेरित करता है। जैसे आप बीएड कर रहे स्टूडेंट हैं तो आप अपने पाठ्यक्रम को जब देखते हैं तो आपको वो क्या सिखाता है? वो कहता है कि फलाने फलाने बिंदुओं को, फलाने फलाने विषयों को, फलाने फलाने प्रकरणों को पढ़कर आप एक शिक्षक बन सकते हैं। तो यानी वह आपको शिक्षक बनने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा एवं महत्वपूर्ण बिंदु है नवीन प्रवृत्तियों का साहचर्य। पाठ्यक्रम का जो रूप है, जो अवधारणा है, अत्यंत व्यापक होता चला जा रहा है। आज के परिदृश्य में देखें तो वर्तमान समय में प्रचलन में आने वाली अनेकों नवीन प्रवृत्तियों का साहचर्य भी पाठ्यक्रम के क्षेत्र में आता है। दूसरा एवं महत्वपूर्ण बिंदु है बालकों के संज्ञानात्मक विकास का पोषण। पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास एवं ज्ञानवर्धन करना है और बालकों को विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रदान करके उसका संज्ञानात्मक विकास करता है। यह पाठ्यक्रम का क्षेत्र है। अगली कड़ी में चौथा एवं महत्वपूर्ण बिंदु है कि बालकों के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का संवर्धन। ये पाठ्यक्रम के क्षेत्र के दायरे में आता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज में रहते हुए उसे कुछ अधिकारों का उपभोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। इसके अतिरिक्त एक बालक पूर्ण रूपेण स्वस्थ तभी माना जाता है जब वह मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ हो। पाठ्यक्रम के द्वारा बालकों का सामाजिक विकास एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का संरक्षण किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही बालक का सर्वांगीण विकास संभव है, तो उसमें शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, यानी सभी प्रकार की विकास की अवस्थाएं जो हैं बच्चों में इन सभी विकास की अवस्थाओं का संरक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से ही हम बच्चों में कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अधिगम हेतु व्यवस्था। सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जिस प्रकार ठहरे हुए पानी में क्या होता है, गंदगी इकट्ठा हो जाती है, बीमारियां पनपने लगती हैं, उसी प्रकार जब व्यक्ति सीखना बंद कर देता है तो उसमें भी रूढ़िवादिता आ जाती है। तो उसी प्रकार व्यक्ति क्या होता है, दूषित हो जाता है, जैसे जल दूषित होता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम समय समय पर बालकों को नवीन एवं विभिन्न प्रकार के अधिगम के लिए व्यवस्था प्रदान करता है, जिसके आधार पर बालक या व्यक्ति का अधिगम स्तर उन्नत अवस्था में अग्रसर होते रहता है। छठा और महत्वपूर्ण बिंदु है शैक्षणिक स्रोतों का उपयोग। पाठ्यक्रम बालकों के अधिगम के लिए व्यवस्था ही नहीं प्रदान करता, अपितु बालकों के विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्रदान करने हेतु अनेक शैक्षणिक स्रोतों का भी उपयोग कराता है। अनेकों पुरातन शैक्षिक अभिलेखों में से बालकों के लिए उपयोगी विषय वस्तु जो है प्रदान कराता है। देखिए, पाठ्यक्रम में कुछ इस प्रकार के विषयों का समावेश किया रहता है जिसको पढ़ने के लिए
बच्चे बाध्य होते हैं और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को एकत्रित करने के लिए, संग्रहित करने के लिए उसके आधार पर उससे संबंधित पाठ्य वस्तुओं का कहाँ से खोज करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। तो शैक्षणिक स्रोत चाहे लिखित हो अलिखित हो सभी को उपलब्ध कराता है। यह पाठ्यक्रम के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सातवां एवं महत्वपूर्ण बिंदु है पाठ्यक्रम के क्षेत्र का कि छात्रों का व्यक्तिगत बोध एवं उनके अनुरूप शिक्षण की व्यवस्था। पाठ्यक्रम द्वारा बालकों का व्यक्तिक विकास एवं ज्ञानवर्धन किया जाता है। प्रत्येक बालक की रुचियाँ, क्षमताएं सभी अलग अलग होती हैं और पाठ्यक्रम प्रत्येक बालक के व्यक्तिगत बोध के अनुरूप ही शिक्षण व्यवस्था प्रदान करता है। मान लीजिए पाठ्यक्रम में संगीत है, कला है, गणित है, विज्ञान है इत्यादि कई विषयों का समावेश होता है। कई बार हम देखते हैं कि कोई बच्चा जो है किसी विशेष विषय में रुचि ले रहा है तो हमको यह पाठ्यक्रम के आधार से ही ज्ञात होता है कि उसकी व्यक्तिगत रुचि क्या है, उसकी व्यक्तिगत क्षमता क्या है, जिसके आधार पर उसे हम अभिष्ट विषय में उसे पारंगत बनाने का प्रयास करते हैं। तो यह जो नेक कार्य है, यह जो उत्तम कार्य है, यह पाठ्यक्रम के द्वारा ही संभव है। अगला एवं महत्वपूर्ण बिंदु है समस्त कार्यक्रमों एवं बालकों के कार्यों का मूल्यांकन। पाठ्यक्रम के क्षेत्र के दायरे में आता है समस्त कार्यक्रमों एवं बालकों के कार्यों का मूल्यांकन। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि पाठ्यक्रम विषय वस्तुओं के समावेश मात्र न होकर विभिन्न क्रियाओं एवं कार्यकलापों का भी समन्वित रूप है। यानी हम पहले ही बता चुके हैं कि पाठ्यक्रम का जो कॉन्सेप्ट है वास्ट है, व्यापक है। पाठ्यक्रम बालकों के ज्ञान प्रदान करने के साथ ही उनके कार्यों एवं अन्य सभी कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी करता है कि बालक ने, बच्चे ने इस कार्य को भली प्रकार से किया है कि नहीं। यानी हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम में मूल्यांकन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इसलिए जो बच्चे ने शिक्षा प्रक्रिया के दौरान, शिक्षा प्राप्त करने के दौरान जिन कार्यों का संपादन किया वह कितना सही है या कितना गलत है, मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम ही हमें बताता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम का कार्यक्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। विद्यालय में रहते हुए बालक जो भी शैक्षिक क्रियाएं करते हैं, जो भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं करते हैं तथा जो अभिरुचि की पूर्ति में संबंधित कार्य करते हैं, उन प्रवृत्तियों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का क्षेत्र विस्तृत होता चला जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है और हम लगभग इन बिंदुओं के अंतर्गत पाठ्यक्रम के क्षेत्र को समझने समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।